सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को राधे राधे, सीताराम। सभी को नमस्कार। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड टाइम, गुड आफ्टरनून। राधे राधे, राधे राधे, सीताराम सीताराम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय महाकाल। हर हर महादेव। राम ही राम। आ जाइए। आज हम सेकेंडरी में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्यामिति, क्षेत्रमिति एवं आयतन। जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम। हाँ बिल्कुल, आ जाइए, आ जाइए, ज्वाइन कर लें। सभी का, आप सभी का इस नए सेशन में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आप लोगों का। आज का सेशन, अब नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री, ज्यामिति, है ना। बहुत अच्छा सेशन ये रहता है ज्यामिति का। क्योंकि ज्यामिति जो है हमारा गणित का शुरुआती हिस्सा है। हमारी गणित जहाँ से उद्गम स्थल, जहाँ से भी हम माने, तो वहाँ से नंबर सिस्टम आपका सबसे पहला होगा। सबसे पहले आपने नंबरों से शुरुआत की होगी, सीधी सी बात है। और नंबरों के बाद में दूसरी चीज जो गणित में आई होगी, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये स्वतः ही आदमी समझ सकता है कि पहले नंबर पे नंबर आए होंगे, काउंटिंग आई होगी, 1 2 3 4 5, पहले ही आया होगा। तो कुछ सालों तक ये चला होगा। कुछ सालों का मतलब यहाँ 100 साल भी हो सकते हैं, 200 साल भी हो सकते हैं, कुछ साल तक ये चला होगा। फिर अगला जो पड़ाव आया होगा नंबरों के बाद में, वो निश्चित तौर पे ज्यामिति है ना। ज्यामिति हमारे ओल्डेस्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स की शाखा। अगर सबसे पुरानी शाखाओं में अगर हम बात करें, तो सबसे पुरानी शाखाओं में नंबर सिस्टम, गणित की अगर शुरुआत माने जाए, या गणित में क्या हुआ होगा सबसे पहले, तो गणित का विकास का जो क्रम है वो सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ होगा कि नंबर, संख्याएं आई होगी 1 2 3 4, और इन संख्याओं के बाद जो अगला रहा होगा वो ज्यामिति रहा होगा। और ज्यामिति के बहुत अच्छे खासे प्रमाण हमें मिलते हैं। यूं माने कि अगर हम ज़्यादा पुराना भी ना जाए, यहाँ से अगर थोड़ा सा पीछे चले, 1000 साल पीछे चले, 1000 साल शायद थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा और कम पीछे चले, अगर 500 साल भी पीछे चले हम, तो हम देखते हैं कि हमारे गणित में सिर्फ दो ही शाखाएं थी। अगर हमारे गणित की शाखाओं की बात करें तो सिर्फ दो ही शाखाएं थी, एक नंबर, दूसरा ज्यामिति। और यूं भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लगभग लगभग कुछ सालों को अगर हम छोड़ दें, अभी जो ज़्यादा विकास हुआ है, जब से आपकी ग्रुप थ्योरी, जिसे आप अब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न अलजेब्रा कहते हैं, तो अभी जो मॉडर्न अलजेब्रा आया है, या थोड़ा सा ये जो बीजगणित आई है एक्स वाई जेड वाली, अगर इसके कुछ शुरुआती साल निकाल दें, लगभग 100 साल हम निकाल दें, तो पीछे मुड़ के देखें तो सब कुछ ज्यामिति ज्यामिति था। जो कुछ भी पढ़ा जाता था, जो कुछ भी जाना जाता था, जो कुछ भी माना जाता था, वो सब कुछ ज्यामिति होता था। यानी यूं माना जाता था शुरुआती दौर में कि अगर कोई भी चीज आप लिख रहे हैं और उसका कोई ना कोई चित्र नहीं बन रहा है, कोई चित्र को वो रूप में नहीं आ रही है, कोई चित्र के फॉर्म में नहीं बदल पा रही है, तो बकवास लगता था कि बकवास है, इसका तो कोई चित्र ही नहीं है। और आज भी अगर आप लोग देखें तो हम जब भी आप लोगों को समझाते हैं, जब भी मैं गणित का चाहे कॉन्सेप्ट कोई भी हो, जब भी समझाता हूँ, तो कोई ना कोई चित्र बन ही जाता है, कोई ना कोई चित्र तो बन ही जाता है। यानी ये हमारे डीएनए में सेट है, ये हमारे डीएनए में सेट है। बिना डायग्राम के हमें चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। आप देख लीजिए, थ्योरी का कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें डायग्राम बने या ना बने, हम फिर भी समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि डायग्राम हमें ज़्यादा अच्छे से समझाता है, क्योंकि हमारा शुरुआती डीएनए डायग्राम के साथ सेट हुआ हुआ है। आज भी हम अखबार देखिए, अखबार में, आप में से अखबार में से कितने लोग हैं जो न्यूज़ पढ़ते हैं, और कितने लोग हैं जो फोटोएं देख के न्यूज़ समझ जाते हैं? कितने लोग हैं जो फोटोएं देख के न्यूज़ समझ जाते हैं? तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो फोटोएं देख के और ऊपर की जो हेडिंग है वो देख के सब कुछ समझ जाते हैं मोटा मोटी कि इन लोगों ने क्या लिखा होगा। इसीलिए अखबार बनाने वाले न्यूज़ को जब बनाते हैं तो फोटो के साथ बनाते हैं। तो उनको भी पता है कि हमारे फोटो देख के, मतलब ज्यामिति की, हमें जो हमारा डीएनए है वो ज्यामिति के इर्द गिर्द बना हुआ है, तो इसी से हमें सब कुछ समझ में आता है। तो ये ज्यामिति की जो हमारी जो गहराई है ज्यामिति के बारे में समझ में, वो बहुत ज़्यादा गहरी है। आप किसी भी शुरुआती मैथमेटिशियन को उठाइए, किसी भी शुरुआती मैथमेटिशियन, चाहे आप डेकार्ट के ले लीजिए, चाहे आप
एरिस्टोटल की बात कर लीजिए, चाहे आप प्लूटो की बात कर लीजिए, आप कहेंगे सर प्लूटो तो मैथमेटिशियन थे ही नहीं। देखिए ये जो जिन प्लूटो, सुकरात, एरिस्टोटल की आप बात करेंगे, इन लोगों ने मैथ्स में भी बहुत अच्छा काम किया है ना। उस समय नेचुरल फिलोसॉफी कहा जाता था इसको। नेचुरल फिलोसॉफी का मतलब होता था बस आप नेचर के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो आप बनाते हैं, ठीक है। आप इसमें से जो अनंत का सबसे पहला जीनो पैराडॉक्स आप पढ़ेंगे वो एरिस्टोटल ने दिया था। अनंत के बारे में जो पहली समझ थी या पहला पैराडॉक्स था वो एरिस्टोटल ने, मतलब अरस्तु ने दिया था। तो अगर हम पीछे से शुरू करें कि पाइथागोरस से शुरू करें, थेल्स पे आए, हिपाकस पे आए, इन सब पे अगर आप आके देखें, आर्किमिडीज पे आए, सबके सब मैथमेटिशियन थे। सब गैलीलियो गैलीली पे आ जाए, वो भी मैथमेटिशियन थे। इन सब को अगर इनकी मैथ की बात भी करें तो यहाँ पे थोड़ा मैथ शब्द भी बड़ा है। एक्चुअली ये सबके सब ज्योमेटर थे, सबके सब ज्योमेटर थे। पाइथागोरस ने क्या किया, ज्यामिति पे काम किया। थेल्स ने क्या किया, ज्योमेट्री पे काम किया। यूक्लिड ने किस पे काम किया, ज्यामिति पे काम किया। यानी पहले गणित का ही अर्थ ज्यामिति होता था। गणित तो आज गणित है, पहले आप ज्यामिति बोलो या गणित बोलो एक बराबर बात है। पीछे वाले उठा के देख लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए, पीछे जो शुरुआती हिस्से में जो रहे थे इन लोगों में से किसी भी को उठा के देखेंगे तो सबके सब ज्योमेटर थे, है ना। और इतना पैशन था, इतना ज्यादा मैथ्स को लेकर इतना ज्यादा पैशन था इन लोगों को, खासकर ज्योमेट्री को लेकर, चित्रों को लेकर इतना ज़्यादा पैशन था। आर्किमिडीज के बारे में कहा जाता है कि जब रोमन फौज ने अटैक कर दिया था और रोमन फौज ने उनके इलाके को जीत लिया था, तो राजा ने आदेश भेजा कि जब राजा को पता चला कि यहाँ पे आर्किमिडीज रहते हैं और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, तो राजा ने भेजा कि जाओ उसे लेके आओ, आर्किमिडीज को लेके आओ। तो राजा के जो आर्मी है, जो फौजी है, वो गए लेने के लिए। तो आर्किमिडीज जो उस समय थे वो सर्कल बना रहे थे, सर्कल ड्रॉ कर रहे थे। फोटो भी आपको यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगी। आर्किमिडीज सर्कल बना रहे थे, सर्कल बना रहे थे। तो वो जब सैनिक अंदर घुसे तो उन्होंने सैनिक से ये कहा, डोंट डिस्टर्ब माई सर्कल, डोंट डिस्टर्ब माई सर्कल, मेरे सर्कल को मत छेड़ना, ठीक है। तो मतलब उन्हें ये फर्क ही नहीं पड़ रहा था, किसी बाह्य सेना ने वहां अटैक कर दिया, उस इलाके को जीत लिया, और वो उसके घर में आई है और राजा उसको बुला रहा है कि चल, और वो मना कर रहा है कि भाग जाए यहाँ से, मेरे सर्कल को डिस्टर्ब मत कर, मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। और फिर क्या था, गर्दन उतार दी। तो वो लास्ट सेंटेंस है जो अभी भी रहता है, डोंट डिस्टर्ब माई सर्कल। तो ये आर्किमिडीज के लास्ट शब्द थे जो आज भी बहुत जगह आपको मिल जाएंगे, डोंट डिस्टर्ब माई सर्कल, मेरे सर्कल को डिस्टर्ब मत। ये पैशन को समझाता है कि उस दौर में ज्योमेट्री को लेके पैशन कितना रहा था उन लोगों के बीच में। ये सबके साथ था। पाइथागोरस को उठा ले, यूक्लिड को उठा ले, यूक्लिड ने तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री को ही, पूरी की पूरी ज्योमेट्री को लिपिबद्ध करने की कोशिश की थी कि सिस्टमेटिकली मैं इसको लिखूंगा। और यूक्लिड ने 5 किताबें लिखी थी। यूक्लिड की 5 किताबें चलती है, यूक्लिड 1 2 3 4 5। उन्होंने बिंदु, रेखा, रेखा का प्रतिच्छेद, सबको सही ढंग से परिभाषित करके सबको सिस्टमेटिकली रखने की कोशिश की थी। और ज्योमेट्री ने कारनामे भी किए, ये बात भी सच है। और अगर आप पीछे की जितनी भी इमारतें देखें और देखें तो आपको हर जगह ज्योमेट्री की झलक नजर आती है, हर जगह आपको ज्यामिति की परख नजर आती है कि हाँ, बनाने वाले को गणित का नॉलेज तो था। चाहे आप ताजमहल पे चले जाएं, चाहे किसी और पे आकृतियों पे चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं वो गणित की झलक जो है वो सब में नजर आ जाएगी। और ये झलक आपको अपने घर के अंदर जो मिस्त्री काम करता है, सीमेंट का कर रहा हो चाहे लकड़ी का कर रहा हो, वो पहली क्लास में भी नहीं गया हो, उसको भी ज्यामिति की अच्छी समझ होती है। आपके घर में कोई भी लकड़ी का काम कर रहा हो, है ना, अगर लकड़ी का काम करने वाला है या चिनाई का काम करने वाला है, उससे देखिए, वो शायद हो सकता है शुरुआत में किसी भी क्लास में नहीं गया हो, लेकिन फिर भी वो इतना बढ़िया तरीके से ज्यामिति का इस्तेमाल करता है कि हमें लगता है यार ये कैसे कर पा रहा है। तो ये है हमारी गहराई गणित के प्रति या ज्योमेट्री के प्रति। तो ज्योमेट्री इसीलिए है, ज्योमेट्री शुरुआती हिस्सा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ज्योमेट्री के बारे नाम से क्लियर है, ज्यामिति को लेकर काफी विवाद भी है। हम भारत वाले कहते हैं, क्योंकि वो तो सही बात है, हर कोई अपना देश अपना दावा ठोकेगा ही ठोकेगा, और पुराने सबूत वैसे भी कम अवेलेबल है। तो हम कहते हैं कि ज्यामिति से ज्योमेट्री बने, ज्यामिति बिकम्स ज्योमेट्री। तो कहीं थोड़ा साउंड भी मैच कर रहा है, ज्यामिति ज्योमेट्री मैच भी कर रहा है, लग रहा है ठीक है भाई ऐसे ही आया होगा, लेकिन पूर्ण प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही माना जाता है। लेकिन अगर सही में पहला लिखित प्रमाण माने तो सबसे पहला लिखित प्रमाण मिलता है हमें मेसोपोटामिया के अंदर। और वहाँ जिसे जिसे इजिप्ट कहते हैं, मिस्र कहते हैं, मिस्र के अंदर आपको पहला प्रमाण, एक जो पत्थर की शिला है उस पर ज्योमेट्री के शेप्स बने हुए हैं, जहाँ कोई शेप्स को बिल्कुल नाप के बना रहा है, पहली बार वहाँ वो शेप्स मिलते हैं। वो लगभग 2000, 1800 से लेकर 2000 बीसी के आसपास की बात है, बहुत पुरानी बात। वो भी बीसी में, वो 2000 से 1800,
BC के आसपास, यानी आज लगभग लगभग आपको कह सकते हो 2300 साल, आज से 4300 साल पहले, सॉरी 2300 तो अभी चल रहा है ना, 2023 तो चल रहा है, 2000 और ऐड कर दीजिए तो 4000 साल, लगभग 4000 साल पहले के प्रमाण मिलते हैं, वो भी इजिप्ट के अंदर की। भी पहली बार वहां पे पत्थर, मतलब देखो पत्थर वो चीजें थी जहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता था तो बच जाता था। तो बाकी अगर मान लो किसी ने कागज में लिख दिया है, अब ये नहीं कि दावा ठोक रहा मैं कि वहां है, हम तो ये कह रहे हैं प्रमाण पहला कहाँ मिला है। पहला प्रमाण जो है वो इजिप्ट में मिला है, जिसे अब मैसिडोनिया, आपने जो सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर जहाँ से आया था वो मैसेडोमिया था, वहीं पे मेसोपोटामिया आता है ना, मैसेडोनिया मेसोपोटामिया ये सब एक जगह से ही आता है। तो वहां से इसका पहला प्रमाण आपको मिलता है। एक पत्थर है जिसको रियान पपाया करके कहते हैं, उस पत्थर को जो मिला उनके लोगों ने उसका लोकल नाम ये रखा। तो उस पर कुछ चित्र है, वो भी ज्योमेट्री शेप। अच्छा, आपको कोई हाथ आदमी के चेहरे भी तो हो सकते हैं, वो आदमी के चेहरे नहीं, वो शेप्स है, शेप्स है। तो शेप्स है तो निश्चित तौर पर ज्योमेट्री का समझ रहा होगा, तभी वो शेप्स उन लोगों ने बनाए हैं। तो धीरे धीरे ये, और फिर आपको मिलता भी है, जैसे मैंने बताया कि आप पाइथागोरस, थेल्स, इन सबको देखोगे तो आपको पता लग रहा है कि हाँ वहाँ से पूरी की पूरी ज्यामिति जो है उठ के आई हुई है, निकल के आई हुई है, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती चली गई, क्योंकि इतने प्रभावी चीज थी। ज्योमेट्री की सहायता से आप क्या कर सकते थे, पहले आप समझो, आप अपने खेत को नाप सकते थे, आप किसी मकान की ऊंचाई नाप सकते थे, आप किसी समुद्र की गहराई नाप सकते थे, चौड़ाई नाप सकते थे। ये सब आपको ज्यामिति अलाउड कराती थी, और ज्यामिति का अर्थ भी यही है, ये आपको दूरी नापने में सहायता करती है, ये आपको कोण नापने में सहायता करती है, ये आपको क्षेत्रफल नापने में सहायता करती है। तो यही चीजें तो हमें चाहिए थी उस समय, शुरुआती दौर में सोचिए क्या चाहिए होगा, दूरी नापना, लंबाई नापना, क्षेत्रफल नापना, यही चीजें तो काम आती होगी उस समय। तो उस समय के लिए ये बेस्ट ऑप्शन था, बेस्ट टूल था। तो ज्योमेट्री की जो सारा उद्गम है और जो विकास है वो उसी सालों में रहा। फिर धीरे धीरे हम समझदार होते गए, बढ़ते गए, तो हमने ज्योमेट्री को आगे बना दिया। अब ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो आज ज्योमेट्री अब वो ज्योमेट्री नहीं रही जिस ज्योमेट्री की बात हम पहले करते थे। अब हम बहुत एडवांस हो गए हैं ज्योमेट्री में। अब हम एक नई ज्योमेट्री पढ़ते हैं जिसका नाम है रिमानियन ज्योमेट्री। रिमानियन ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री वो है। अब आप एक रीमान व्यक्ति थे जिनका नाम सुना होगा आपने, ब्रेन हर्ड रीमान, बी रीमान। रीमान जीनियस थे, अद्भुत थे, और जितने शब्द इस्तेमाल करूँ कम थे। रीमान ने तय किया कि ये जो यूक्लिड की, जो आप ज्योमेट्री को यूक्लिड की बोलते हैं, हम यूक्लिड ज्योमेट्री बोलते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसलिए बोलते हैं कि पहली बार एक ही बंदा था जिसने सबसे पहले सवाल उठाए कि बिंदु क्या होता है, सरल रेखा क्या होती है, दो सरल रेखाएं कितने बिंदुओं पे काटती है। यानी यूं कहिए कि पहली बार किसी बंदे ने बेसिक सवाल उठाए, बेसिक सवाल पहली बार, मतलब उस युग के अंदर किसी ने पहली बार बेसिक सवाल उठाए। और सवाल ही नहीं उठाए बल्कि उसका डिस्क्रिप्शन पूरे तरीके से डिटेल से और प्योर फॉर्म में देने की कोशिश की, जिसे यूक्लिड के अप्रोस्टोलेट कहते हैं। तो यूक्लिड ने सबसे पहली बार इसके ऊपर ईमानदारी से काम किया, तो हमने सारा का सारा श्रेय दे दिया यूक्लिड को, और बन गई यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री अभी आप पढ़ते हैं वो यूक्लिड के नाम पे पड़ गई, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होता है, सीधी सीधी। आप जैसे बोर्ड पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये देखो, ये रहा, ये रहा, सीधी रेखाओं की जब आप चर्चा करते हैं तो कुल मिला के आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करते हैं। यूक्लिड से आई है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन ये जो ज्योमेट्री थी, इस ज्योमेट्री में कुछ समस्याएं थी, है ना। समस्याएं आप थोड़ा अलग तरीके से समझिएगा। जब इंसान का दिमाग बड़ा होता है तो वो जो पहले वाली चीजें होती है उसमें उसको समस्याएं दिखने लग जाती है। जैसे नोकिया 1100 था, जब नया नया आया था, जब पहली बार आया था तो लोगों को लगा कि ये चमत्कार है, ये अद्भुत है, हुआ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके 6 महीने बाद क्या हुआ, लोग डिस्कम्फर्ट होने लगे, बोला ना ना ना, इसमें तो कमियां हैं, इसको और बेहतर होना चाहिए। फिर हम और बेहतर ले आए, फिर हम और बेहतर ले आए, और लगातार ये चलता रहा। तो यूक्लिडियन की ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारा दिमाग बढ़ गया था, हमारा दिमाग इस कदर बढ़ गया था कि हम उस पर सवाल उठाने लगे थे। ये मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी रहा है, महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है कि हमने सवाल उठाए तभी हम आगे बढ़े। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे सवाल ये उठे कि आप दो पॉइंट्स को मिला रहे, दो पॉइंट्स को आपने मिलाया, एक सरल रेखा बन गई, ये क्लियर है। लेकिन जरा सोचिए, दो बिंदु ए पर खड़े हैं आप, और बी पे आपको जाना है, और आप खेत में खड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर आप खेत में खड़े हैं, ए से बी तक आपको जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, तो जवाब है सबसे छोटा रास्ता होगा सरल। एक सरल रेखा से जाइए, सबसे छोटा रास्ता पड़ेगा बी तक पहुंचने का। इसके अलावा आप किसी भी रास्ते से जाएंगे
वो रास्ता लंबा होगा। आप कोई और रास्ते से जाएंगे तो उस रास्ते की लंबाई ज़्यादा होगी। सबसे छोटे रास्ते की सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो सरल रेखा होगा। सरल रेखा ही दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे सरल रेखा ही सबसे छोटा रास्ता होगा। शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम बात करें दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने का तो सरल रेखा होता है। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात थी, लेकिन सवाल तो बनने ही थे। अब एक बात सोचिए, अगर किसी बॉल की बात करें, कोई गेंद लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, एक फुटबॉल पे दो पॉइंट बनाइए और फुटबॉल पे दो पॉइंट्स को मिलाइए। अब क्या फुटबॉल पे भी दो पॉइंट्स को मिलाने का सबसे छोटा रास्ता, फुटबॉल के ऊपर दो पॉइंट्स को मिलाने का सबसे छोटा रास्ता क्या अभी भी सरल रेखा होगा? अगर सरल रेखा होगा तो क्या फुटबॉल के अंदर से छेद करके जाएंगे? छेद करके जाएंगे? जवाब है नहीं। हम भी तो गोले के ऊपर रहते हैं, हम भी तो गोले के ऊपर रहते हैं। ये चीजें हमारे कहाँ काम आने वाली है? हम गोले के ऊपर है, और गोले के ऊपर सरल रेखा खींचना, अगर आप एक बॉल के ऊपर लाइन खींचे तो सोचिए क्या वो लाइन है? क्या वो लाइन होगी? बिल्कुल नहीं। सोचो, कल्पना करो कि क्या हमारी जो पृथ्वी है वो फ्लैट है? जवाब, वो तो फ्लैट नहीं है, वो तो गोल है। यानी अगर मैं कार लेकर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता हूं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि हाँ सीधी रेखा है। क्या वो सीधी रेखा है? क्या मैं ऐसे जाता हूँ? जवाब है मैं ऐसे नहीं जाता। मैं एक सिरे से शुरू होता हूँ और दूसरे सिरे पे इस तरीके से जाता हूँ। यानी मेरा रास्ता कभी सीधी रेखा नहीं होगा, और कभी सीधी रेखा होगा तो इसका मतलब होगा मैं पृथ्वी में छेद करके जा रहा हूँ। पृथ्वी में छेद करके जा रहा हूँ, वो तो मैं जाता ही नहीं हूँ। कोई नहीं जाता। हम सब भी जब चलते हैं या वॉक करते हैं तो वॉक करने हम सरल रेखा कह देते हैं कि सरल रेखा है। क्या वो सरल रेखा है? नहीं। अगर आप चांद पे खड़े होकर देखें तो आपको नजर आएगा कि मैं घूमता हुआ जा रहा हूँ ऐसे। सरल रेखा तो हो ही नहीं सकता। किसी गोले पे सरल रेखा कैसे हो सकती है? आप एक गोले पे एक लाइन खींच के देखो, क्या सरल रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। जैसे मैं कहूँ कि ये व्रत है, इस व्रत के ऊपर एक लाइन खींच के बताओ, कैसे खींचोगे? इस व्रत के ऊपर अगर आप एक लाइन खींचोगे, कैसे खींचोगे? और लाइन खींचोगे तो व्रत के ऊपर कैसे आएगी वो? व्रत के ऊपर लाइन कैसे खींच सकते हो? तो व्रत के ऊपर लाइन खींच ही नहीं सकते आप। तो व्रत के ऊपर अगर आप कुछ भी खींचोगे तो वो भी एक वक्र ही होगा व्रत के जैसा। व्रत की एक चाप ही होगी। अगर आप वर्त पे ए से बी जाते हैं तो आप सरल रेखा पे नहीं जाएंगे बल्कि चाप पे चलेंगे। हाँ, महसूस हो सकता है आपको कि आप सरल रेखा पे चल रहे हैं। तो इसी शुरुआत होती है रीमान की। रीमान ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम हमेशा समतल के ऊपर गति करें, समतल पे चलें, ऐसा नहीं होता। बल्कि अधिकतर हम, जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं तो हम गोले पे चलते हैं। कोई और कहीं रह रहा होगा गोले पे तो वो भी गोले पे चल रहा होगा। हमारा गोला गोलाकार है, शायद उनका हो सकता है चपटाकार हो, किसी का कुछ और कार हो, किसी का और कार हो। तो रीमान ने इसी सोच को बड़ा करके एक नई ज्योमेट्री बनाई जिसे कहा गया रीमानियन ज्योमेट्री। रीमानियन ज्योमेट्री। पहले ये आइडिया समझ में आ गया आपको? अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री पहले क्या थी और अब कहाँ पहुँच गई है। ये सिर्फ एक हल्का सा जो है इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि अब हमने ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब जो हम पढ़ते हैं, एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री जब आप 10वीं तक पढ़ते हैं, 11 12 तक पढ़ते हैं, वो लगभग यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है। और जैसे ही आप वहाँ से क्रॉस करके जब आप कॉलेज में आ जाते हैं तो हमारी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो रीमानियन ज्योमेट्री हो जाती है। हम रीमानियन ज्योमेट्री पे शिफ्ट हो जाते हैं। कारण, उसका बड़ा कारण सिर्फ यही है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो सीमित है सरल रेखाओं के ऊपर, त्रिभुजों के ऊपर। जहाँ सरल रेखाओं का कंसेप्ट होता है वहां तक ही सीमित है। ठीक है ना? तो ये है, तो यूक्लिडियन जो आज थोड़ा सा इतिहास था। बाकी मत सोचिए कि ये कोर्स में है, कोर्स वोर्स में नहीं है, ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई ज्योमेट्री हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है? और उसके बाद में रीमानियन ज्योमेट्री जो है उसने भी कमाल, जो मतलब जितने इतना इफेक्टिवली हमारी दुनिया को समझाया है ना, इतना इफेक्टिवली, वो रीमान थे। आज रीमान ज्योमेट्री हमारे पास नहीं होती, हम सिर्फ यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे चल रहे होते तो हम कभी ये नहीं सोच पाते कि पृथ्वी से एक सैटेलाइट भेज रहे हैं और वो चांद पे जाके उतर जाए। क्या सोचिए, सड़क बनी हुई है चांद और पृथ्वी के बीच में, क्या सड़क बनी हुई है जो सड़क पे चल के चला जाएगा? सोचिए, पृथ्वी और चांद के बीच में क्या रोड बनी हुई है कि सैटेलाइट रोड रोड पकड़ के चला जाएगा? हाईवे बना हुआ है, हाईवे पे चढ़ के चला जाएगा? तो जो उसका पथ रहता है वो किस तरीके से होता होगा, और उसके पथ को, एक बात सोचिए, जब सैटेलाइट को आप यहाँ से लॉन्च कर देते हैं उसके बाद में आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता। अब जो होगा वो आपका ज्ञान ही उसको बचाएगा, वरना वो क्रैश हो जाएगा। तो
ये सब इतना परफेक्टली हम उसके पथ को बता पाते हैं, एग्जैक्टली हम ये बता पाते हैं वो कितने बजे लैंड होगा, कहाँ लैंड होगा। इतना परफेक्शन किसने दिया हमें? ज्यामिति ने। और वो है रीमानियन ज्योमेट्री। रीमानियन ज्योमेट्री ने इतना परफेक्शन दिया कि हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, आज हम लॉन्च कर रहे हैं और हम बता सकते हैं 6 महीने बाद वो मार्स पे पहुंचेगा, इतने बज के इतने सेकंड पे पहुंचेगा। इतना परफेक्शन हुआ है रीमानियन ज्योमेट्री की वजह से। तो आगे की जो ज्योमेट्री शुरू होती है वो रीमानियन होती है। और इससे पहले जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी भी हम पढ़ेंगे, वो होगी यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन एंड रीमानियन ज्योमेट्री। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये बेसिक है। आ जाओ वापस अपने वाले पे, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक ज्योमेट्री जो है वो 10 तक ही है। तो 10 तक ज्योमेट्री में बेसिक बेसिक चीज़ें आती है। सरल रेखा आती है, सरल रेखाओं के ऊपर बने हुए कोण आते हैं। ठीक है, कोण का माप क्या क्या हो सकता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये आते हैं। फिर उस पर रेखाओं से आप त्रिभुज बना देते हैं, है ना। त्रिभुज आ जाते हैं, त्रिभुज के कोण आ जाते हैं, त्रिभुज की भुजाएं आ जाती है, त्रिभुज के प्रकार आ जाते हैं। त्रिभुज से आप चतुर्भुज बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुजों पे आ जाते हैं, पंचभुज बना लेते हैं, बहुभुज बना लेते हैं। ये सब हमारे ज्योमेट्री का हिस्सा रहेगा। फिर जब हम ज्योमेट्री से परेशान हो जाएंगे तो फिर हम उन्हीं आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना शुरू कर देंगे, उनका क्षेत्रफल निकालना शुरू कर देंगे। फिर वही आकृतियाँ त्रिवी में हो जाएगी तो हम उनका आयतन निकालना शुरू कर देंगे। तो यही सारा खेल ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में होता है। पहले आप आकृतियों को पढ़ते हो, फिर आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हो, फिर आकृतियों का आयतन निकालते हो। तो यही पूरा का पूरा ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई नहीं, बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और एक अच्छी बात ये ना कि भाई हम अब जो पढ़ रहे हैं, आप लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अब पीजीटी का स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हर बात पता होनी चाहिए। आप कोई ज्योमेट्री 10th लेवल की पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 10th तक का ही ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ पहुंचा, अब इसका क्या रूप चल रहा है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं। अगर आप डीएसएसबी का सिलेबस देखेंगे तो डीएसएसबी या ईएमआरएस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। उसमें आप नाम देखिए, साफ लिखा हुआ है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। हम तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री करते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा अधूरा शब्द है। ज्योमेट्री का एक व्यापक नाम तो ज्योमेट्री है, लेकिन ज्योमेट्री के दो पार्टीशन है। एक है यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो सरल रेखाओं से डील करता है। सरल रेखा और सरल रेखाओं से बनी हुई सारी आकृतियां यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है। ठीक है ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आप बात करते हैं, जब आप सरल रेखाओं की बात करेंगे तो समझ जाइए आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। और जब आप सरल रेखाओं से बाहर जाना चाहते हैं, और बाहर जाएंगे यार, जाना ही पड़ेगा। जिस गोले पर मैं बैठा हूँ, क्या लगता है मेरे गोले पर सरल रेखा कैसे हो सकती है? जिस गोले पर मैं खड़ा हूँ, इस गोले पर सरल रेखा कैसे हो सकती है? छोटी चाप बना सकता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से निकल के अपने गली के मोड़ तक जाके आऊँ तो लग रहा होगा वो सरल रेखा है, वो सरल रेखा नहीं है। वो दूर से जाके देखेगा तो उसे वो घुमाव नजर आएगा, वो घुमाव नजर आएगा, क्योंकि सरल रेखा बन ही नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं है तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक गेंद ले लो, पेन चला के देख लो उस पर, और फिर गेंद को दूर करके देखो क्या वो सरल रेखा है। आप जब पास में खींचेंगे तो हो सकता है लगे सरल रेखा है, लेकिन जैसे गेंद को दूर रख के देखेंगे आपको वो घुमाव नजर आएगा। तो सरल रेखा का नाम का कंसेप्ट है ही नहीं, वो हो भी नहीं सकता। किसी गोले के ऊपर सरल रेखा कैसे खींची जा सकती है? किसी बेलन, शंकु, भाई हमारा गोला गोलाकार है ना, गोला बोल रहा हूँ, गोलाकार हो गई, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी गोलाकार है। आज यहाँ से करोड़ों साल आगे अगर कोई और ग्रह मिला, क्या पता उसका शेप क्या हो, पता नहीं वो किस शेप में आए, कौन सी और शेप में आए। तो बहुत सारे शेप्स है। तो उन सारे शेप्स को हम, बाकी किसी भी प्रकार की आकृति क्यों ना हो, हमने खुले तरीके से उसको अपनाया है और उसको रख दिया हमने रीमानियन ज्योमेट्री के अंदर। रीमान के द्वारा बनाई गई ज्योमेट्री, रीमानियन ज्योमेट्री। जैसे रीमान ने अपने, रीमान बहुत गजब थे, बहुत शानदार थे, अपने नॉलेज बेस उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी पीएचडी के अंदर, पीएचडी के अंदर सोचिए, जब कोई पीएचडी कर रहा है और पीएचडी थीसिस के अंदर उन्होंने रीमानियन ज्योमेट्री के ऊपर काम किया अपनी थीसिस के अंदर। थीसिस में उन्होंने बताया कि रीमानियन ज्योमेट्री का जो पूरी थीसिस उनकी थी, मतलब जिसे आप पीएचडी वर्क कहते हैं, पीएचडी वर्क इनका, एक नई ब्रांच खोल दी इन्होंने रीमानियन ज्योमेट्री। और भला हो रीमान का, अगर रीमान ने रीमानियन ज्योमेट्री ना खोली होती या ना बनाई होती तो उसका सीधा सीधा फायदा कभी भी अल्बर्ट आइंस्टीन को नहीं मिलता। और अगर अल्बर्ट आइंस्टीन को रीमानियन ज्योमेट्री पहले से नहीं मिलती तो कभी भी वो अपनी बातों को यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे प्रूफ ही नहीं कर पाते। वो जो सापेक्षवाद के सिद्धांतों की बात करते हैं, वो जो समझाते हैं कि टाइम डायलेशन होता है, समय सबके लिए अलग अलग चलता है, ये कभी भी आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री से नहीं समझा सकते और प्रूफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में होता ही नहीं है।
यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पूरा का पूरा सापेक्षवाद फेल हो जाएगा आपका। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षवाद का जो सामान्य सिद्धांत है, वो सारा का सारा बना हुआ है रीमान ज्योमेट्री पे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया, इसका जो उन्होंने क्रेडिट देने के लिए, एड्रेस करने के लिए जनता को जब कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी एक बड़े शोल्डर्स के ऊपर खड़ा हूँ, एक मजबूत शोल्डर के ऊपर खड़ा हूँ। मतलब मैं रीमानियन ज्योमेट्री अगर ये ना होती तो मैं किसी हाल में सोच भी नहीं पाता कि ये चीज़ों को मैथ्स की फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूं। वो तो अच्छा है इन्होंने ऐसा कर रखा था। तो ये होता है, एक दूसरे का फायदा भी मिलता है आपको। तो ये है मैथ्स वालों ने क्या की है, उसका एक एग्जाम्पल भी आपको मिलता है। हाँ, मैथ्स वालों ने क्या किया है। अब उस समय सोचिए, जिस समय रिमान ने ये बनाया था, उस समय नहीं लगता था कि ये कैसे काम आएगी, कहाँ काम आएगी, कैसे यूज करेगा। क्योंकि मैथ्स वाले कभी जब बनाते हैं ना, तो कभी ये सोचते भी नहीं है चीजें कहाँ काम आएगी। काम आने का ठेका दूसरे का है, हमारा काम है बनाने का। हम बना देते हैं और भूल जाते हैं। हम हमारे इंटरेस्ट, अपनी जिज्ञासा के पीछे भागते रहते हैं, हमें मतलब नहीं है कहाँ काम आएगी। जिसको काम में लेनी है, जिसको बेचनी है, वो जाने। तो रीमान ने सिर्फ बनाई, उसके ऊपर काम किया, इतना ही था। लेकिन सही में प्रॉपरली जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ, वो हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, जिनको ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह मिला और उन्होंने अपनी थ्योरी इसके ऊपर खड़ी कर दी। ठीक है ना। तो ये है रीमानियन ज्योमेट्री। चल, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, ब्रेन हेड रीमान। अभी आप इसके बारे में बहुत सुनेंगे, इनके बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति है। और इनकी उम्र, ये भी कुछ ऐसे लोग थे मैथ्स के अंदर जो हमारे जैसे रामानुजन थे, है ना। रामानुजन के बारे में कहा जाता है वो महान गणितज्ञ थे। तो अगर आप रामानुजन को महान गणितज्ञ मानते हैं, तो आपको ये श्रेय कई और लोगों को भी देना पड़ेगा। कुछ लोग और भी हैं जो इतने के इतने ही ब्रिलियंट है, जिनमें से एक ब्रेनहार्ड रीमान है। इनकी डेथ जो है वो 34 साल की एज में हो गई थी। तो ये भी रामानुजन के एज के आसपास ही है। आप आबेल का नाम सुना होगा, आबेली ग्रुप में। आबेल भी उतने ही जीनियस थे, उनकी इतनी ही एज के अंदर उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ऐसे कई गणितज्ञ है। एक एवरेस्ट गैलियोस है, जिनकी 18 साल की उम्र में ही डेथ हो गई थी। ये 3-4 बंदे ऐसे हैं जो बहुत छोटी उम्र में गुजर गए, चले गए। लेकिन इन्होंने जो भी काम किया, इतनी छोटी सी उम्र में भी जो काम किया, वो आज भी जब हम पढ़ाते हैं, जब हम बताते हैं इनके बारे में, तो शब्द कम पड़ जाते हैं कि इन्होंने क्या किया और इनकी सोचने की क्षमता कैसी थी। और अगर भगवान ने इनको कुछ और साल दिए होते, तो कितना बड़ा रिवोल्यूशन ला सकते थे। चलिए, अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम ज्योमेट्री के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ेंगे, अब हम तो 10th तक की पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री 10th तक की पढ़ रहे हैं, मतलब यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें आती है, वो है पॉइंट, एक बिंदु, नंबर एक पॉइंट, दूसरा सरल रेखा, फिर दो सरल रेखाएं। दो सरल रेखाएं मतलब कोण, जो समांतर भी हो सकती है और काट भी सकती है। कोण, कोण के बाद में बन जाता है त्रिभुज, त्रिभुज के बाद बन जाता है चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद में और पंचभुज, षष्ठभुज, इसको हम बहुभुज कह देते हैं। और बहुभुज से हमारा बन जाता है वृत्त, सर्किल। ये वृत्त, ये हमारी आकृति है। पहले बिंदु आता है, दो बिंदुओं को मिलाने से सरल रेखा बन जाती है। दो सरल रेखाओं के काटने से कोण बन जाता है। कोण आगे जाके त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुजों को, दो त्रिभुजों को मिलाने से चतुर्भुज का निर्माण होता है। चतुर्भुज में और चतुर्भुज ऐड करने पे, या त्रिभुज चतुर्भुज को मिक्स करने पर भुजाएं बढ़ाओगे तो बहुभुज बन जाएगा। और एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, अनंत भुजाओं वाला बहुभुज बनाओगे, तो जाके हमारा शेप बन जाता है वृत्त। तो ये सारी आकृतियां हमारी ज्योमेट्री में आती है। ज्योमेट्री में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, बिंदु पढ़ने वाले हैं, सरल रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वर्त। सबसे पहले आ जाते हैं बिंदु। ठीक है। बिंदु के बारे में जो बाय डेफिनेशन हम कहते हैं, बिंदु जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई लंबाई नहीं होती, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, जो कोई जगह नहीं घेरता, ठीक है ना,
सिर्फ इंगित करने के काम आता है, उसको हम बिंदु कहते हैं। सिर्फ इंगित करने के काम आता है, कोई जगह ऑक्युपाई नहीं करता, कोई क्षेत्रफल नहीं कवर करता, कोई आयतन कवर नहीं करता, सिर्फ इंगित करने के काम आता है। जैसे ये कि भाई ये एक पॉइंट है पी, इसे हम बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, पेन की साइज से मैंने बनाया, इतना मोटा बनाया क्योंकि पेन इतना मोटा था। बिंदु इतना मोटा नहीं था, बिंदु का कोई साइज नहीं होता, बस वो एक जगह को बताता है कि ये जगह है, तो वो बिंदु कहलाता है। बिंदु एक जगह के स्थान को समझाता है कि वो कहाँ है, बस वो एक जगह का स्थान का रिप्रेजेंटेटिव है ना। जैसे आप देखो गूगल मैप में वो टिप रहता है, टिप जगह का नाम बताता है कि कौन सी जगह है, लेकिन वो जगह घेर नहीं रहा है, वो जगह नहीं घेर रहा है, बस वो बता रहा है कि ये जगह ये है, ठीक है ना। वो बिंदु होता है। जब आप दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु Q ले लिया, और दो बिंदुओं को मिलाने के लिए किसी समतल के ऊपर, जैसे ये बोर्ड है, ये समतल है, दो बिंदुओं को मिलाने के लिए आप जो न्यूनतम रास्ता तय करते हैं, जिस मार्ग से आप P से Q तक सबसे कम दूरी तय करके जा सकते हैं, वो मार्ग सरल रेखा कहलाता है। ये सरल रेखा होगी। तो सरल रेखा बाय डेफिनेशन ये होगी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा मार्ग जिससे आप P से Q मिल सकते हैं, है ना। तो ये पथ था। इस पथ से चलते हुए अगर आप P से Q जाएंगे, ये पूरा हाईवे था, इस हाईवे पर P और Q बने हुए थे, और इस हाईवे से अगर आप P से Q जाएंगे तो ये सबसे छोटा रास्ता पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सारे रास्ते बड़े होंगे, सारे के सारे रास्ते इससे बड़े होंगे, ये सबसे छोटा होगा, ठीक है। फिर शुरुआत होती है दो रेखाओं की। जब एक रेखा जो कि स्थिर है, एक रेखा जो कि स्थिर है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है, उस पर कोई अन्य रेखा जब घूमती है, घुमाव करती है, जैसे जैसे अब हम यहाँ पे देखें तो एक रेखा है जो घूम रही है। अब हम ये कहते हैं कि ये रेखा ज़्यादा घूम रही है, ये कम घूम रही है, ये कम घूमी, ये और ज़्यादा घूमी, ये ज़्यादा घूमी, ठीक है। लेकिन कितना घूमी इसका माप तो होना चाहिए, नंबर तो होना चाहिए कितना घूमी। इसको मापने के लिए हमने एक नया आइडिया बनाया जिसको कहा गया कोण। घुमाव को मापन करना, एक रेखा जो कि स्थिर है उस पर एक दूसरी रेखा है जो कि घूम रही है, इस घुमाव को वो कितना घूमी है उसके सापेक्ष इसका मापन जो हमने किया, उसी का नाम हमने एंगल या कोण रख दिया, ठीक है। ये आ जाता है कोण। समझ गए। यहाँ पे तो दो प्रकार से आप जो है कर सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। ये दो प्रकार से आप इस रेखा को इसके प्रति घुमा सकते हैं, और इसको हमने धनात्मक और ऋणात्मक दो नाम दे दिए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको धनात्मक दिशा कह दिया, अगर आप इधर घुमा रहे हैं तो उसको ऋणात्मक दिशा कह दिया, ठीक है। फिर आकृति बनती है आगे, तीन भुजाओं से बनने वाली आकृति त्रिभुज। जब भुजाएं तीन होगी और बंद आकृति है ना, बंद आकृति है, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, और तीन ही कोण हो गए, तो त्रिभुज, तीन कोण वाला त्रिभुज। उसमें आगे बढ़ा दें, अगर एक भुजा और ऐड कर देते हैं तो हमें चार भुजाओं वाला बन जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज प्रकार होंगे, अभी प्रकार भी होंगे, दो भुजाएं बराबर हो गई तो, दो कोण बराबर हो गए तो, दो तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो, फिर वो आगे चलेगा। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से है, अब तीन भुजाओं में फिर और हो सकते हैं आगे। चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, पंचभुज पांच भुजाओं वाला, छह भुजाओं वाला। अगर हम किसी बहुभुज को लें, बहुभुज शब्द का मतलब है जिसकी कई भुजाएं हो, जैसे इसकी छह भुजाएं, छह को सात कर दें, सात को आठ कर दें, आठ को नौ कर दें। अगर इसकी भुजाएं लगातार हम बढ़ाते रहें, लगातार इसकी भुजाएं बढ़ाते रहें, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल की शेप ले लेगा, एक वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त क्या होता है, अनंत भुजाओं वाला बहुभुज, अनंत भुजाओं वाला। यानी पांच भुजा बनाओ, देखो इसी के अंदर आते जाएगी, जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, आपका एक सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल क्या है, अनंत भुजाओं वाला बहुभुज, जिसकी भुजाएं अनंत है, काउंटिंग में वो अनंत है, अनंत भुजाओं वाला बहुभुज एक वृत्त बन जाता है। तो ये आकृतियां हमारी ज्यामिति, मतलब इस तरीके से हमारा ज्यामितीय विकास होता है। अब एक एक चीज के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज, फिर बहुभुज, और फिर वृत्त, ठीक है ना, क्लियर है।
अब इसमें बहुत सारी परमें भी है, बहुत सारी थ्योरम भी है। इसके लिए एक शीट बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी मैं आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। एक मिनट। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से ही पता ही है, तो उसमें फालतू में टाइम वेस्ट ना करके इसकी बहुत अच्छी हमने शीट बनाई है, फॉर्मूला शीट। आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारे फॉर्मूले और सारी थ्योरम वो हमने उसके अंदर समावेशित कर दी है। ये देखो, दो है, एक फॉर्मूला शीट पहली, ये देखो, ये पूरी जो है ना, ये फॉर्मूला शीट है। और ज्योमेट्री ज्योमेट्री की दो फॉर्मूला शीट है, दो फॉर्मूला शीट है। ये फर्स्ट है, इसमें आपको सारी परिभाषाएं, सारी चीज़ें जो है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, समांतर रेखा, कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। हाँ बिल्कुल, आपको मैं भेज दूंगा। बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक्चुअली क्या था कि ज्योमेट्री के ऊपर पहले भी बहुत सारी, मतलब कई लोगों ने फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने भी ईमानदारी से मेहनत नहीं की। क्योंकि ज्योमेट्री सही में बहुत बड़ी है, ज्योमेट्री सही में बहुत बड़ी है, और ज्योमेट्री में बहुत थ्योरम है। आप 9वीं क्लास में जाएंगे किताबों में, वहाँ भी बहुत सरल है ना। अच्छा, अनमोल कह रहा है कि सर्कल में तो कोई भुजा नहीं होती। सर्कल में भुजा नहीं होती, सर्कल का आइडिया क्या है, सर्कल के आइडिया को समझो। जैसे जैसे आप 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, 9 भुजाएं, 10 भुजाएं, 11 भुजाएं, जैसे जैसे आप भुजाओं को बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे आपका जो आकार है वो कन्वर्ट होता जाएगा सर्कल के अंदर। तो सर्कल बाय डेफिनेशन क्या है, अनंत भुजाओं वाला बहुभुज ही वृत्त है। अनंत भुजाओं वाला बहुभुज, अगर आप भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे आपका जो पूरा बहुभुज है वो कन्वर्ट होके बन जाएगा एक वृत्त। तो वृत्त कुछ और नहीं बल्कि अनंत भुजाओं वाला बहुभुज है। अगर आप भुजाओं की संख्या लगातार बढ़ाते जाएं, 1000, 2000, 10,000 नहीं, बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, तो वो वृत्त की शेप ले लेगा। वृत्त की बाय डेफिनेशन ये हुआ है, और ये शुरुआत में भी यही तर्क रहा हुआ है। तो इसके अंदर अभी एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने जैसे भी बताया था आप लोगों को कि शीट पहले भी कई फॉर्मूला शीट थी और बनी हुई भी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने ईमानदारी से पूरी मेहनत नहीं की। क्योंकि 9वीं में भी परमें आती है, 8वीं में भी आती है, 10वीं में भी आती है, और बहुत जगह और भी परमें हैं जो किताबों से बाहर भी है। वो सारी परमें इकट्ठी करके एक जगह लाना ये इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है, इसमें आ जाओ। ये देखो, आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं आज आपको भेज दूंगा ये, और अप्रिशिएट करिएगा मेहनत को, क्योंकि बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत मेहनत से ये बनाई हुई है। अभी दिखाऊंगा आपको, एक नहीं है, दो बनाई है हमने, ज्योमेट्री की दो बनाई है, क्योंकि ज्योमेट्री को एक में कवर करना संभव नहीं था। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन की अलग है, ये सिर्फ ज्योमेट्री की है। यहाँ देखोगे, कुछ परमें तो ऐसी है जो आपको शायद और कहीं मिलेगी भी नहीं। कुछ परमें तो ऐसी खास परमें है, ये वैसे तो एसएससी में बहुत अच्छे कंपटीशन में आती है, ऐसी परमें भी है ना, वो भी हमने यहाँ पे डाली। ऐसे स्पेशल कई परमें तो आप ऐसे देखोगे जो कहीं है ही नहीं, कि यहाँ तो देखी नहीं है, ये यहाँ कहाँ डाल दी। तो हर चीज़ छांट छांट के, ढूंढ ढूंढ के इसको बनाया गया।
दो देखते जाइए आप। ये होती है एक शीट पूरी, ठीक है। ऐसी एक दूसरी शीट और है, खाली परमे परमे के लिए एक अलग शीट और बनाई गई है, परमे को कवर, ज्योमेट्री थ्योरम के नाम से एक और कवर की गई है, देखो। ये सेकंड है, इसमें सारी जो थ्योरम है विद उदाहरण, थेल्स परमे, जितनी परमे थी ना वो सारी की सारी, उनको उठाकर भी एक में डाला गया, देखो। ऐसी आपको 11 ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की जो है ना फॉर्मूला शीट्स वो भी मिल जाएंगी, 10th की सारी टोटल। अभी 11 ट्वेल्थ की और चल रही है, 11 ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन बनी तो पहले से ही पड़ी है, लेकिन उनको और बेहतर बनाने का काम चल रहा है। जब वो बन जाएगा तब आपको और भी शानदार लगेगा, देखो। गजब बनाई है हम लोगों ने। परमे नंबर 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 43, उधर भी है इधर भी है, कहाँ पहुँच गए, 44, 45, फिर चक्रीय चतुर्भुज की परमें शुरू हो गई, और यहाँ जाके, हाँ यहाँ जाके परमें खत्म हो। तो सारी इंपॉर्टेंट ये था कि बहुत परमें थी, बहुत सारी परमें थी, और 10th की परमें थी किताबों में बिखरी पड़ी थी, कोई इस किताब में है, कोई उस किताब में है, कोई आरबीएससी की पुरानी किताबों में है, कोई एनसीईआरटी की किताबों में पड़ी है, कोई किताबों से बाहर भी पड़ी है, कई एसएससी किताबों में है। तो अलग अलग जगह बिखरी पड़ी थी सारी परमें, तो ज़रूरी था कि सारी परमें को एक जगह रख दें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं और परमें पे सवाल आएगा, भाई ज्योमेट्री का सवाल कैसा आएगा, ऑब्वियसली बात है, परमेय पर आधारित सवाल आएंगे, वो तो कुछ आ ही नहीं सकते, वो होता ही क्या इसमें, सारे सारे सूत्र से जुड़े हुए सवाल होते हैं, तो मेन सूत्र अगर याद होंगे तो सवाल भी हो जाएंगे। तो और सूत्र क्या, परमेय है, तो वो सारी परमेय एक जगह इकट्ठी हो जाए, चाहे वो त्रिभुज की हो, चाहे वो चतुर्भुज की हो, चतुर्भुज में समलंब हो, है ना, सम चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, ये वाला चतुर्भुज हो या वो वाला चतुर्भुज हो, ये वाला त्रिभुज, वो वाला त्रिभुज, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, बाह्य केंद्र, सब मिला के एक जगह हो जाए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए ये दो शीट लगी, दो शीट में सारी चीज़ों को हमने एक जगह पे ला के रख दिया। अब आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर किसी किताब को ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, थ्योरम सारे रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे इनके अंदर। आगे बात समझ में आपको? तो ये जो है शीट्स मैं आज आपको भेज दूंगा, आप अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल प्रिंट आउट निकालिएगा, और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिएगा, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। और सारी थ्योरम, जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि सारी परमें एक के अंदर कवर हो जाए, ये बहुत ज़रूरी था। हमने यही काम किया कि सारी परमें को एक जगह लाने की कोशिश की है, जितनी भी परमें थी इधर उधर बिखरी पड़ी थी उनको एक जगह लाने की कोशिश की है ना, ताकि ये आगे भी बहुत काम आते हैं, आप चाहे और कंपटीशन में भी जाते हैं, जैसे रीट में जाते हैं थर्ड ग्रेड में, है ना, या वर्ग 3 में जाते हैं, वर्ग 3 के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, वर्ग 2 के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, या हरियाणा में या दिल्ली में उनके जो एग्ज़ाम लगते हैं जो 10th लेवल वाले होते हैं, जैसे ईएमआरएस है ना, इन सब के अंदर ये परमें बहुत काम आती है। तो ज़रूरी था कि सारों को एक जगह इकट्ठा कर दें। और ये सिर्फ इसी की नहीं है, बाकी मेंसुरेशन में भी आपको मिलेगा, अभी तो मैंने सिर्फ ज्योमेट्री की दिखाई है, मेंसुरेशन की भी है, और जो बाकी टॉपिक है उन सब टॉपिक की भी है, सबके लोगरिथम है, लघुगुणक के फॉर्मूलों की शीट है, तो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी शीट है, तो सारे के सारे एक साथ एक जगह आ जाए, है ना।
हाँ, पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी कई बार क्या होता है, जब पढ़ाता हूँ तो मुझे भी याद नहीं रहती कौन कौन सी परमें, क्योंकि इतनी सारी परमें बिखरी पड़ी है चारों तरफ, ना तो इतनी पढ़ाई जाती है ना बताई जाती है, और मोटा मोटी आपको भी पता होता है, लेकिन देखिए दोबारा देखने के लिए चाहिए होता है कहाँ लिखी हुई है। तो अब आप प्रिंट आउट करा के रख लोगे, एक बार आप झलक मारोगे, अधिकतर आपको याद आ जाएगा, क्योंकि पढ़ी हुई है आपकी, बस भूल गए हैं, याद नहीं है एग्जैक्टली, शब्द याद नहीं है कि क्या परमे में था क्या नहीं था, वो एग्जैक्टली याद आ जाएगा, वो सारी एग्जैक्टली सारी बातें आपको याद आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये शीट मैं आपको आज भेज दूंगा। तो मुझे भी लगा फिर इतनी सब चीज़ें बिना मतलब में आपको पढ़ाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये आप पढ़ के कर सकते हो, मेरा काम है मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, मैं आपको इन पे सवाल करा देता हूँ, आप इनको पढ़ लीजिए, आप पढ़ोगे एक दिन में, आपको टाइम लगेगा घंटे 2 घंटे में, आप सारी भर में पढ़ लोगे, तो आप खुद से भर में को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सवाल करवा दूंगा, ताकि जो भर में आप पढ़ के आएंगे वो सवालों के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बजाय मैं आपको ये सारी की सारी थ्योरी दोबारा से पढ़ाऊँ, दोबारा से बताऊँ, ये व्रत होता है, ये सर्कल होता है, ये फलाना, कोई मतलब तो रखता नहीं है, क्योंकि आपको लगभग सारी चीज़ें ये पता है पहले से ही, तो क्यों टाइम वेस्ट करें इसके अंदर। तो समय बर्बाद ना करते हुए आपको ये मैं दे दूंगा दोनों ही, मेंसुरेशन की भी दे दूंगा, ज्योमेट्री की भी दे दूंगा, आज आपको आपके चैट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही आपको ग्रेजुएशन की भी एक हमारी फार्मूला शीट बन रही है, ग्रेजुएशन के जितने भी फार्मूले हैं उनकी भी एक शीट बन रही है, एक बुक बन रही है, वो पूरी बुक बनेगी, क्योंकि सबके ही होंगे, अनंत स्पर्शीय है या आंशिक अवकलन है या और उच्चिष्ट निम्निष्ट है, सबकी एक पूरी बुक बन रही है, और वो भी इतनी ही अच्छी बनने वाली है, वो भी बढ़िया बनने वाली है, धीरे धीरे वो भी आपको सारी की सारी मिल जाएगी पूरी बुक, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले कहीं ढूंढने ना पड़े कहाँ फॉर्मूले हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन की बहुत किताबें हैं, 10th तक की तो फिर भी चलो मान लो कम में काम सर जाए, लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में बहुत किताबें हैं, अब उतनी किताब में किस किताब में कहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, किस किताब में कहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपको ढूंढना ना पड़े, एक बुक हो फॉर्मूलों की जिसके अंदर सारे फॉर्मूले आपको मिल जाए, तो इस तरीके की जो बुक है वो तैयार हो रही है, ताकि सारे फॉर्मूले आपको एक जगह पे एक किताब के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ अब, अच्छा कुछ पूछ रहे थे क्या आप? हाँ, देखो टाइम लगता है, कोई चीज़ें अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है। मैंने पहले भी जो वर्ग 2 के जो एमपी मध्य प्रदेश वाले जो तैयारी मैं कर रहा था उसमें मैंने कहा था, उन्होंने कहा फॉर्मूला शीट दे दो। मैंने कहा फॉर्मूला शीट देने का ऐसा तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मार्केट में बहुत किताबें पड़ती है, तो कोई अच्छी किताब बनाएंगे तो उसमें समय लगेगा, कोई भी चीज़ जब अच्छा करते हैं आप तो वो टाइम मांगते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें टाइम लगता है, हमें 2-2 वीक लग जाते हैं एक एक टॉपिक को पढ़ने पढ़ने में लग जाते हैं ना, लेकिन हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब अच्छे से कोई चीज़ आप करेंगे तो समय लेगी, कोई भी चीज़ को अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो समय तो लगेगा ही लगेगा। आप जल्दबाजी में करेंगे तो अच्छी नहीं होगी, ये तो आप भी जानते हैं अच्छे से। कोई भी चीज़ अगर आपको बढ़िया चाहिए तो समय बढ़िया देना पड़ेगा, और कम समय में तो कम समय जैसी चीज़ आएगी। तो अगर समय दिया तो फॉर्मूला शीट सारी बन गई और अच्छे से बन गई। ऐसे ही आपको सीनियर सेकेंडरी वाली जो मिलेगी सच्ची में बहुत अच्छी मिलेगी, फिर आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वाली जब फॉर्मूला शीट जो बुक है, अब तो शीट नहीं बोलूंगा उसको, बुक है, क्योंकि पूरी बुक है, जब आपको बुक मिलेगी ना सीनियर सेकेंडरी की फॉर्मूला बुक, आप देखिएगा वो बुक मिलने के बाद में आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सारे फॉर्मूले एक ही बुक के अंदर सबके सब मिल जाएंगे, और एक ही बुक के अंदर आपको ग्रेजुएशन के जो भी आपका सिलेबस है उसमें जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसके सारे फॉर्मूले एक बुक के अंदर मिल जाएंगे। आपको कहीं भी कोई भी किताब में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो फॉर्मूला क्या है या वो फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूले एक किताब के अंदर एक जगह आ जाएंगे। तो अब इतनी मतलब काम करना पड़ता है उसको ढूंढना लाना, फिर उनको सही से लिखना, वो भी टाइम लगता है, फिर क्लासेस भी लेनी पड़ती है, तो थोड़ा समय हमारे पास भी कम हो जाता है, लेकिन एफर्ट लगातार रहता है, कंटिन्यूअसली रहता है। और अभी भी जैसे हमने लोगों ने अभी चेंज किया है, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने कि हमने वो जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो क्लास आपकी अब उस टॉपिक के अंदर डाल दी है मैंने, वो फोल्डर के अंदर आपकी जो भी लाइव क्लासेस हुई है वो लाइव क्लासेस साथ में डाल दी है, जो टॉपिक लास्ट पूरा हुआ है ना, लास्ट में जो भी टॉपिक हमारा पूरा हुआ है उन टॉपिक के फोल्डर के अंदर लाइव क्लास रिकॉर्डिंग जो लाइव क्लासेस थी उनको वहां से निकाल कर उस फोल्डर के अंदर डाल दी है, प्लस पीडीएफ डाल दिए, ताकि आप लोग वीडियो देखना चाहे तो वीडियो देख लें, और पीडीएफ देखना चाहें तो पीडीएफ देख लें। गौर किया आप लोगों ने? आप लोगों ने अगर गौर किया, देखो मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। जैसे
ग्रेजुएशन वाला टॉपिक था, लास्ट टॉपिक हमने अभी पढ़ा है। क्वाड्रेचर वाला, ठीक है। ये रही लाइव क्लासेस, देखो ये रहा लाइव। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये है क्वाड्रेचर। अभी क्षेत्रकलन हमने पूरा किया था, क्षेत्रकलन वाला टॉपिक की ये रही लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये लाइव क्लासेस जितनी भी हमारी हुई है, ये देखो सारी की सारी लाइव क्लासेस यहाँ पे डली हुई है, क्रम वाइज डल गई, 1 2 3 4 5 6। अगर कोई ने लाइव क्लास वापस देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप उनकी पीडीएफ देखना चाहते हैं, ये रही पीडीएफ, क्लिक करिए, क्या पढ़ाया था ये रहा। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सब में ही मिली है, ये सारे टॉपिक में है ऐसा। 10th का भी अगर कोई टॉपिक हुआ है या 12th का कोई टॉपिक हुआ है तो उस टॉपिक में भी आपको ऐसे मिल जाएगा। ऐसे जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी वो चीज़ें आपको मिलती जाएगी। अच्छा, एक तीसरी चीज़ जो भी हमने चेंज की है वो है, जो भी टॉपिक हमारा रनिंग रहेगा वो टॉपिक आपको ऊपर मिल जाएगा, एकदम ऊपर। ये देखो जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, आज सुबह हमने सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू किया था, तो उसका फोल्डर आपको ऊपर मिल जाएगा एकदम। ग्रेजुएशन में जो भी रनिंग टॉपिक होगा उसका फोल्डर आपको ऊपर मिलेगा, एकदम ऊपर ऐसे। हम उसे जो भी जैसे टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके फोल्डर्स को ऊपर रख देंगे, ताकि आप लोगों को नीचे जाके उसको ना ढूंढना पड़े, और ये पता भी चल जाए कि कौन सा टॉपिक रनिंग में, सीक्वेंस एंड सीरीज रनिंग में। ऐसे ही आप सीनियर सेकेंडरी वाले को खोलिए, सेकेंडरी वाले को खोलेंगे, देखिए ज्योमेट्री सबसे ऊपर है। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी वाले को खोलिए, एपी जीपी एचपी ऊपर है। तो ऊपर कौन सा मिलेगा आपको, वो मिलेगा जो टॉपिक रनिंग है। सीनियर में जाएंगे अपने आप खुद ही पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक अभी चल रहा है। तो जैसे ही खोलेंगे इस फोल्डर को, फोल्डर खोलते ही ऊपर ऊपर वो टॉपिक होगा जो रनिंग में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उनकी थ्योरी पढ़नी है। ये पहला पहला जैसे एपी जीपी एचपी शाम को चलेगा आज, तो ये रहा एपी जीपी एचपी की थ्योरी की क्लास। बस आपको ये खोलना है, ये थ्योरी के 3 लेक्चर है, ये पढ़ लेने हैं। ये थ्योरी के 3 लेक्चर है, आपको ये पढ़ लेने हैं। और इन थ्योरी के जो लेक्चर में जो पढ़ाया गया है वो उसके क्लास नोट्स ये रहे, ये आपकी पीडीएफ रही उसकी, जो भी उन क्लासेस में पढ़ाया गया 3 क्लासेस में, उसकी पीडीएफ ये है, ठीक है। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, साथ साथ में थ्योरी से पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये हो गया। फिर एक बार थ्योरी इसके अंदर होगी आपकी, फिर दोबारा आप एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी के अंदर दोबारा एपी जीपी एचपी की थ्योरी मिल जाएगी। फिर आप आरबीएससी खोलेंगे, आरबीएससी में दोबारा आपको थ्योरी मिल जाएंगी। और ये जो क्लासेस अभी हो रही हैं लाइव क्लासेस, उनका फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा लाइव क्लास, लेकिन कंप्लीट होने के बाद में। तब तक आपको लाइव क्लासेस यहाँ से देखनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी लाइव क्लास हुई है, जैसे सुबह वाली लाइव क्लास है वो ये रही, तब तक आपको यहाँ देखने। जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ से लाइव क्लास हटा के, यहाँ से निकाल कर वहाँ डाल देंगे, टॉपिक के अंदर फोल्डर के अंदर डाल देंगे विद पीडीएफ, ताकि आप क्लासेस भी देख सकें। और अगर क्लासेस देखने में ज़्यादा समय लग रहा है तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, सारी डाल दी है। नहीं, अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं हुए हैं, अभी ज़्यादा टॉपिक नहीं हुए हैं, अभी कुछ ही टॉपिक हुए हैं, बाकी जो हुए हैं वापस हो जाएंगे, चिंता ना करो। आप इस बात की टेंशन ना लो, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना जो टॉपिक रनिंग में है बस उसके साथ साथ चलो, उसके जितने बराबर बराबर में पढ़ते रहिए, उस टॉपिक के साथ साथ आप चलते रहिए, उससे ना तो मुझसे आगे जाइए ना मुझसे पीछे चलिए, बस मेरे साथ साथ चलिए। क्योंकि मेरे साथ चलोगे तो ही मुश्किल हो जाएगा आपको, आपको मेरे साथ साथ रनिंग करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का टॉपिक रनिंग है, सेकेंडरी का टॉपिक रनिंग है, सीनियर सेकेंडरी का रनिंग है, ऑलरेडी 3 टॉपिक रनिंग है, तो चौथा टॉपिक तो आप पढ़ ही नहीं सकते, पहली बात हो। और दूसरा, अभी 2 3 दिनों बाद में आपके टेस्ट डलने शुरू हो जाएंगे, टेस्ट डेली टेस्ट जो है वो डलने शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी जैसे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, 1 2 दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ज्योमेट्री के टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। सुबह सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, वो 2 3 दिन में उसकी थ्योरी और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। फिर ऐसे ही आपका जो एपी जीपी एचपी चल रहा है उसकी थ्योरी पूरी होती है, उसके टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको तीनों के टेस्ट बैक टू बैक शुरू हो जाएंगे। तो ये लगातार हमारा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ना मुझसे आगे चलिए ना मुझसे पीछे चलिए। हाँ, वो भी अब आपको मिल जाएंगे, जो भी है प्रैक्टिस शीट बाकी है वो आप लोगों को, प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस शीट यहाँ पे तो डली हुई है, यहाँ पे तो आप सारी प्रैक्टिस शीट के लिए हमने एक और तरीका अपनाया है, वो देखेंगे। पूरा एक फोल्डर बना रखा है प्रैक्टिस शीट का, ये देखिए, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। आपको हर फोल्डर में जा जाके प्रैक्टिस शीट ना ढूंढनी पड़े, सारी प्रैक्टिस शीट एक साथ यहाँ पे डाल दी,
सारी प्रैक्टिस शीटें एक साथ एक जगह डाल दी, ऊपर ऊपर फोल्डर बना दिया प्रैक्टिस शीट का। इनके अंदर प्रैक्टिस शीट भी है विद सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस शीट है विद सॉल्यूशन है, ये सब की सब प्रैक्टिस शीट है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब आपको नया बदलाव मिलेगा। तो अब आप लोगों को करना ये है कि आपको अपने फ़ोल्डर में जाना है, वहाँ जाके जो थ्योरी की क्लासेस है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे थ्योरी पढ़ाऊँगा तो 5-7 दिन बिना मतलब के फालतू फिर लग जाएँगे। फिर 5-7 दिन हमारे लग जाएँगे, इससे अच्छा है कि वो रिकॉर्डेड है, थोड़ी स्पीड भी हमारी ठीक हो जाएगी। आप वही पढ़ाना है वो सब कुछ, और वो वहाँ पे बहुत रिलैक्स होके पढ़ाया गया है। वहाँ बहुत धीरे-धीरे पढ़ाया गया है, यहाँ पढ़ाऊँगा तो जल्दबाजी हो जाएगी। मोटा-मोटा तो यहाँ पे भी रिवीज़न मैं करवाऊँगा ही, बताऊँगा ही आपको सारी चीज़ें, कहानियाँ भी बताऊँगा। जैसे आज सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ाई थी, थ्योरी पढ़ाई थी, शाम को भी एपी, जीपी, एचपी की थ्योरी पढ़ाऊँगा। तो वो तो सब चलेगा ही चलेगा, यहाँ पे भी थ्योरी चलेगी, लेकिन यहाँ पे थ्योरी उतनी डिटेल में नहीं चलेगी, जितनी वहाँ डिटेल में पढ़ाई गई है। तो प्लीज़ आप वहाँ से ज़रूर थ्योरी को पढ़ें, क्योंकि डिटेल में पढ़ना जितना आनंद देता है, उतना कभी फास्ट ट्रैक वाला नहीं देता। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नहीं, वर्ग 1 में आप जो है ना, बड़े सिलेबस में छोटा कवर हो जाता है, छोटे में बड़ा कवर नहीं होता। बड़े में छोटा कवर हो जाता है, छोटे में बड़ा कवर नहीं होता। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें वर्ग 2 ये कवर हो जाएंगे, लेकिन उल्टा कवर नहीं होंगे। बड़े में छोटा कवर हो जाता है, छोटे में बड़ा कवर नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को बस ये करना है, क्लास कंप्लीट होने के बाद में, बुक्स हिंदी में ही है, बुक्स हिंदी में ही हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाए थे ज्योमेट्री वाले, वो सारे हिंदी में ही है, और बाकी जो और बुक्स आएंगी वो भी हिंदी में ही आएंगी। हिंदी में आएंगी, लेकिन उनके जो नाम है, टाइटल जो है, उनके साथ में ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं, वो भी देख सकें कि भाई इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है। तो बस इतना इंग्लिश में होगा, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं होगा। तो ठीक है, सारी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो जो भी नया स्टूडेंट है, फालतू की टेंशनें मत लीजिए। बस करना क्या है आपको, आपको जाना है, 3 टॉपिकों की थ्योरी पढ़नी है। अभी शाम को एपी, जीपी, एचपी की क्लास है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी वाले पे क्लिक करिए, फोल्डर पे सबसे ऊपर थ्योरी का फोल्डर मिलेगा, उसको खोलिए और उसके वीडियो को सुनिए, समझिए वो क्या बता रहा है, बस वो सुन के आ जाइए। शाम को थोड़ी सी थ्योरी में और पढ़ा दूंगा, आपको दोबारा पढ़ा दूंगा, रिकॉल करा दूंगा, और फिर कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, कल से सवाल स्टार्ट कर देंगे। तो थ्योरी अपने आप ही सवालों के अंदर लगेगी, खर्च होगी, तो अपने आप समझ में आती जाएगी। ठीक है ना, तो वो आगे कल शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये बात। और टेस्ट जो है वो 2-3 दिन बाद, जब एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए हमारी, टेस्ट देने लायक भी तो बनना पड़ता है ना। अब आज ही टेस्ट ले लें तो फिर पढ़ाई कुछ नहीं है, टेस्ट किस बात का ले। तो पहले कुछ पढ़ लें, तैयार हो जाएं, फिर टेस्ट शुरू हो जाएंगे, फिर आपके कंटिन्यूसली टेस्ट चलेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग। कोई चीज़ पूछनी है आपको उसके बारे में और। देखिए, क्लास ये होती है जब क्लासेस पूरी हो जाती है, जैसे मान लो आज का टॉपिक अभी चल रहा है हमारा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन चल रहा है, तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी सारी क्लासेस सारी पढ़ी है, सारी लाइव क्लासेस पहले से जमा होती है। हर दिन जब भी हम लाइव क्लास लेते हैं, वो लाइव क्लास 1 घंटे बाद में आपको अपने कोर्स में मिल जाएगी। बेशक आप समझे नहीं हो, इसे समझ लो अच्छे से। जो भी हम लाइव क्लास लेते हैं, वो देखो ये लाइव क्लास, यहाँ पे सारी लाइव क्लासेस इकट्ठी हो जाती है, ये रही। जो भी लाइव क्लास लेते हैं वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है, ऊपर ऊपर आ जाएगी जो भी लाइव। हम तो ये बता रहे हैं कि लाइव यहाँ पे सारी लाइव क्लासेस है, तो जो जिस टॉपिक की लाइव क्लास है उसको यहाँ से लेके हम कोर्स के अंदर, कंटेंट के अंदर, जहाँ वो टॉपिक है उसके अंदर डाल देते हैं, विद पीडीएफ। जो क्लास में पढ़ाया है उसकी जो पीडीएफ बनी है, उस पीडीएफ सहित वहाँ डाल देते हैं। अभी जैसे भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास थोड़ी देर बाद में आपको यहाँ ऊपर दिखने लग जाएगी, यहाँ आ जाएगी ये क्लास। समझिए आप, बात समझ गए। जो भी मैं क्लास लूँगा, वो क्लास जाते ही आपके लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग वाले, लाइव क्लास वाला जो हिस्सा है, उसमें वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या होगा, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होते ही हम क्या करते हैं, उस टॉपिक की जितनी भी लाइव क्लास हुई है, वो लाइव क्लास वहाँ से निकाल के फोल्डर के अंदर, जहाँ वो फोल्डर है, जहाँ से अभी आप थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस शीट डली हुई है, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पे हम एक फोल्डर बना के वो सारी क्लासेस वहाँ डाल देंगे विद पीडीएफ, ताकि जब आप दोबारा पढ़ने आए, कि दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, जब आप रिवाइज करने आए तो देखें कौन कौन सी लाइव क्लास हुई थी, उसमें कहाँ क्या पढ़ाया था, वो आपको उसमें मिल जाएगा। जो हो चुकी है वो दोबारा हो जाएंगे, चिंता ना करो,
उसकी टेंशन ना करो। ना तो देखो आप इतना समय ना तो मैंने आपको दिया है कि आप पीछे वाला पढ़ सको, ना मैं इतना समय आपको दूंगा कि आप आगे वाला पढ़ सको। आप एग्जैक्टली उतना ही पढ़ पाओगे, उतना भी अगर आप पढ़ पाते हो तो भी आप बहुत अच्छे हो। मेरे बराबर रह पाते हो तो ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ना तो आगे के बारे में सोचो और ना ही पीछे के बारे में सोचो, बस अब आप सोचो कि 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसकी थ्योरी थ्योरी पढ़नी है, सीक्वेंस एंड सीरीज ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। हाँ, एक दिखा रहा तो वो एक ही क्लास, आप थ्योरी क्लास लीजिए, आप थ्योरी क्लास लीजिए, अपने कंटेंट में जाइए। हाँ, दोबारा समझा देता हूँ। आप लाइव क्लास नहीं देखनी है आपको, लाइव क्लास तो हो ही रही है, उसको क्या आप देखोगे अभी। अभी आपको जाना है अपने कोर्स के अंदर, कोर्स के अंदर जाते ही अपना सीनियर सेकेंड, पहले तो सेकेंडरी वाला फोल्डर खोलना है, सेकेंडरी वाले फोल्डर को खोल के ज्योमेट्री पे जाना है, ज्योमेट्री के जो वीडियो है वो देखने हैं, थ्योरी के वीडियो हैं ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको सीनियर सेकेंडरी वाला खोलना है, कोई भी कोर्स ले लो। फिर आप इसमें जाएंगे, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी वाले में जाएंगे, ऊपर ऊपर एपी जीपी एचपी मिलेगा, ये रहा, ये रहा। इसमें डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे आप, ये रही, ये थ्योरी के वीडियो है, ये पढ़ने हैं आपको। फिर आपको सीक्वेंस ग्रेजुएशन में जाना है, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर उसकी थ्योरी पढ़नी है। अगले 2-3 दिन आपको ये करना है, और मैं प्रैक्टिस आपको मैं यहाँ से करवा दूंगा। सवाल वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करवाई हुई है, यहाँ पे भी करवा दूंगा। लाइव क्लास एक ही हुई है सुबह, आज सुबह एक हुई है, और अब ये दूसरी होगी, शाम को तीसरी होगी, फिर 3 दिखाने लग जाएगा, कल 6 दिखाने लग जाएगा, परसों 9 दिखाने लग जाएगा। अच्छा, रितिका पूछ रही है कि सर्कल का जो एरिया होता है उसके अंदर आप पाई क्यों लगाते हो, एरिया ऑफ द सर्कल। देखो पहले क्वेश्चन ये है कि पहले तो ये समझो कि जो सर्कल है, सर्कल में पाई नहीं आया है, पाई से सर्कल आया, ठीक है ना। अब वो रोल प्ले हो गया तो हम क्या करें, हमने पाई की डेफिनेशन ही ऐसी बनाई है कि पाई की डेफिनेशन क्या है, पाई बराबर परिधि बटा व्यास, और व्यास होता है त्रिज्या का दूना, यानी परिधि बटा 2r। अब परिधि में अपने आप ही पाई पहुंच गया, परिधि में अपने आप ही पाई पहुंच गया, परिधि बराबर हो गया 2 पाई r। अब कोई पूछे परिधि में पाई कहाँ से है, अरे परिधि में पाई नहीं है, पाई की डेफिनेशन ही मजबूर कर रही है कि परिधि में पाई आए, जो डेफिनेशन है वही मजबूर कर रही है कि परिधि में पाई आए। अब जब परिधि में पाई आ गया तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में पाई आना ही है, क्योंकि परिधि से क्षेत्रफल बनेगा, परिधि जाके बनाएगी क्षेत्रफल, तो परिधि जाके क्षेत्रफल बनाएगी तो शुरू हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो ये डेफिनेशन का ही हिस्सा है, डेफिनेशन ने ही पहुंचा दिया पाई को, पाई का रेशियो नहीं आया, पाई की डेफिनेशन आई। पाई की परिधि, पाई की जो परिभाषा थी वो ये थी कि परिधि और व्यास का अनुपात, परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। और पाई भी शब्द बाद में आया था, पाई शब्द भी पहले नहीं आया था। पहले ये कहा जाता था कि परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, नियतांक होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। तो उसको ये माना गया कि शुरुआती हिस्से में इसको 3 लिया गया कि परिधि और व्यास का, जो पहिया बनाते थे ना, जो लोग पहिया बनाते थे उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि परिधि और व्यास का अनुपात, क्योंकि जो मजदूर होते हैं, जो बनाते हैं, जो डिज़ाइन देते हैं, उन लोगों को पता होता है कि उन्हें ये नहीं पता होता, ध्यान रखिए, वो गणित नहीं पढ़े हुए होते, वो गणित नहीं पढ़े हुए होते, उन्हें इतना पता होता है कि ये जो गोलाई है, ये वाली गोलाई और ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इनका अनुपात इतना होना चाहिए, बस वो अनुपात को लेके चलते हैं। 3 होना चाहिए, मतलब 3 के हिसाब से इसको घुमाना है, तो वो 3 लेके चलते थे। उस समय 3 से काम चल जाता था, आराम से बन भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे गणितज्ञ आते हैं, जो हमारे शुरुआती गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन है, वो आते हैं और वो आके छेड़ते हैं कि नहीं 3 तो नहीं होगा, ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फिर 3.1 तक पहुंचे, फिर 3.14,
फिर 1 5 9 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लगातार धीरे धीरे और बेहतर होते चले गए। 3.14 1 5 9 2 एंड डैश डैश सो ऑन, और हमारा पाई खुलता चला गया। थ्योरी के लिए आपको ग्रेजुएशन वाले कोर्स में जाना है। जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सीक्वेंस एंड सीरीज का नाम का फोल्डर बना हुआ है, उस पर क्लिक करिए। अंदर जाते ही थ्योरी का लेक्चर का वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाके थ्योरी पढ़ लीजिए। वीडियो चलाइए, वीडियो चलाते थ्योरी आ जाएगी। ठीक है ना। तो एक डेफिनेशन तो ये बन जाती है, पहली डेफिनेशन तो ये बन जाती है। क्लियर है। इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है कि वो पाई कहाँ से आया? पाई इससे आया। क्या कहते हो? नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आज क्लास को यहाँ पे एक बार एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। शाम को फिर मिलते हैं। हाँ, आज सुबह से ही क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज से शुरू किया है हमने, सीक्वेंस एंड सीरीज। और अभी चल रही है ज्योमेट्री मेंसुरेशन। शाम को चलेगा एपीजीपी, शाम को चलेगा एपीजीपी और एचपी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं फिर आप लोगों से।